इसमें तो फोर्स कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा ना, आपका फोर्स बराबर समथिंग 2 डायमेंशन का मतलब उसमें 2 कंपोनेंट्स आने चाहिए कोई, या तो एक्स और वाई आने चाहिए, या वाई और जेड, या फिर जेड और एक्स। तो मान लेते हैं उसमें कुछ एक्स कंपोनेंट है प्लस कुछ वाई कंपोनेंट। तो इसका वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हम कोई पॉइंट x1 y1 से स्टार्ट करके और मूव करते हैं किसी पॉइंट x2 y2 पर, वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप ये रिजल्ट लगाओगे, इंटीग्रल ऑफ उसका जो x कंपोनेंट है उसके साथ है dx और प्लस उसका इंटीग्रल y कंपोनेंट इंटू dy। ये मैथमेटिकल स्टेप है, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, मैथ का फॉर्मूला इसमें क्या बताते हैं आपको, x वाले कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, y वाले कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। जो x वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट्स x कोऑर्डिनेट के हिसाब से रखी जाएंगी, x1 से x2, और y कोऑर्डिनेट की जो लिमिट्स होंगी वो y1 से y2, इस टाइप से रखोगे। तो भाई यही इसका छोटा सा फॉर्मूला है, एक एग्जांपल देख लो इसका। देखिए एज एग्जांपल फोर्स बराबर मान लीजिए आपको कहा जाए एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जे कैप, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2 टाइम्स वाई जे कैप, ये मान लीजिए फोर्स है। एंड कैलकुलेट द वर्क, इसके आगे का लिखो आप, कैलकुलेट द वर्क, कैलकुलेट द वर्क फ्रॉम 0,0, कैलकुलेट द वर्क फ्रॉम 0,0 टू 2,4। अपने आप करो जल्दी से, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, पूरा मैथ्स है इसमें। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखेंगे देखो, मतलब अभी 3x स्क्वायर कर लेना, जो x कंपोनेंट है आई कैप के साथ का जो टर्म है 3x स्क्वायर, और उसमें dx, इसकी लिमिट्स बताना। x कोऑर्डिनेट को देखें तो 0 से लेकर के और 2 तक, तो फ्रॉम 0 टू 2, प्लस एक सेकंड इंटीग्रेशन और करना है इसमें, 2 इंटीग्रेशन से। सेकंड इंटीग्रेशन में जे कैप के साथ वाली टर्म आएगी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y इंटू डी वाई, और उसमें लिमिट y कोऑर्डिनेट की जाएगी 0 से 4 की। इसके आगे हम करेंगे नहीं भाई। 8 और इधर से 16, हाँ 24 आएगा, 24 जूल इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे एक बार पीछे का नोट्स दिखाओगे मेरे को पूरे, और स्टार्टिंग से दिखा दो एक बार, हम रिव्यू कर लें क्या क्या पढ़ा चुके हैं डे 1 से। अगर आए हो सारी क्लास में, सारी क्लास की है ना। हम्म। 24 आएगा। आएगा नहीं तुम्हारा आंसर भाई? सर आ गया, सर आ गया। नहीं, ठीक है। यस सर। नहीं यार, क्लास में पूछेंगे बच्चे, तो भाई आया। इसका लिखो जरा, वर्क बाय फोर्स ऑफ स्प्रिंग।
इसलिए तो स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेंगे ना तो स्प्रिंग फोर्स एनएलएम में न्यूटन लॉ में स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है अभी? नहीं मतलब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बता दो खाली। हाँ तो उतना ही चाहिए भाई, उतना ही चाहिए उतना। आपकी क्लास में नहीं हुआ अभी? अब जिसका भी देखो मतलब हद करते हैं। देखो अच्छा देखो, स्प्रिंग वाली जो फोर्सेस होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखो। फोर्स ऑफ स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज, तुम बता चाहे तुम क्या बता रहे, तुम्हारा मतलब सर ने क्या के एक्स बताया, एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें के क्या चीज होती है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स क्या चीज होती है? डिस्टेंस। डिफॉर्मेशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई स्प्रिंग है और अभी मार्केट से परचेज करके लाए मान लो इसको। तो स्प्रिंग्स को जब हम परचेज करते हैं कहीं से भी तो वो एक नॉर्मल लेंथ होती है उनकी, तो उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं एल नेचुरल। बता रहे हैं ना क्या परेशानी। सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, उसकी कुछ नेचुरल लेंथ है, एल नेचुरल है, और उसके राइट साइड पर हम कुछ मास अटैच कर दें। स्प्रिंग के राइट साइड पर कुछ मास अटैच करें या कोई पर्सन आ जाए वहां पर और वो पर्सन स्प्रिंग को अपनी तरफ एलोंगेट करे, मतलब ये पर्सन स्प्रिंग को पुल करेगा राइट साइड पर। तो नेचुरल सी बात है कि स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो वो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी वहां से, एंड ये जितनी इसकी जो भी ओरिजिनल लेंथ थी उस लेंथ से कुछ ज्यादा लेंथ हो जाएगी इसकी। तो इसको हम कहते हैं एल डिफॉर्म। टोटल लेंथ इसकी कहलाएगी आपकी एल डिफॉर्म। और जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, डिफॉर्म लेंथ के बीच में और नेचुरल लेंथ के बीच में, इसको एल डी माइनस एल एन से डिनोट करें। डी स्टैंड फॉर डिफॉर्म, एन स्टैंड फॉर नेचुरल। डिफॉर्म होने के बाद जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ है और नॉर्मल का जो डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं नॉर्मली बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल एक्स। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये डिफॉर्म हो जाती है स्प्रिंग तो ये इसको लाइक नहीं करती, मतलब डिफॉर्मेशन किसी को भी पसंद नहीं है, स्प्रिंग को भी अपना डिफॉर्मेशन पसंद नहीं है। तो ये इससे फाइट बैक करने के लिए क्या करेगी, मतलब इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना चाहती है। उसको उसको ये पसंद नहीं है कि उसकी लेंथ बढ़ जाए, तो इंक्रीज इन लेंथ को रेजिस्ट करने के लिए स्प्रिंग एक अपोजिट साइड पर फोर्स लगाएगी, एफ एस करके दिखाने, एस फॉर स्प्रिंग, एफ फोर्स के लिए, एंड जो अल्फाबेट एस यूज कर रहे हैं दैट मींस कि ये फोर्स स्प्रिंग की वजह से आ रही है। और ऐसा बताया जाता है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, स्प्रिंग की फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, वो इस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। मींस जितना ज्यादा डिफॉर्म करोगे स्प्रिंग उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। और बेसिकली इसी को हुक्स लॉ कहा गया। और ये तो नॉर्मल कहीं भी होता है यार, स्प्रिंग पे छोड़ दिया, रबर नहीं होता, जो इलास्टिक बैंड होते हैं, है किसी को इलास्टिक बैंड को खींचो आप, तो बिगिनिंग में तो वो कंफर्टेबली खींच जाते हैं, लेकिन जब एक बार थोड़ा सा एलोंगेट कर जाते हैं उसके बाद फर्दर उनको खींचना पड़ेगा और टफनेस ज्यादा होती है उसमें। मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे होती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ यानी कि नेचुरल लेंथ पर
कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स बाय स्प्रिंग एंड इन दिस कंडीशन विल बी जीरो। स्प्रिंग्स तभी फोर्स एक्सर्ट करती हैं जब या तो उनकी लेंथ को नॉर्मल लेंथ से ज्यादा कर दिया जाए या फिर उनकी लेंथ को नॉर्मल लेंथ से कम करो आप। नॉर्मल लेंथ का मतलब उस लेंथ की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है स्प्रिंग की जिस पर स्प्रिंग अपनी कांटेक्ट वाली चीज के ऊपर जीरो फोर्स लगाएगी। नॉर्मल लेंथ को जब एक्सीड कर जाओगे तो स्प्रिंग रेजिस्ट करती है, और रेजिस्ट करने वाली फोर्स यानी कि स्प्रिंग की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे यही रिलेशन बन जाता है आपका मॉड ऑफ एफ एस विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एक्स, के कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले इस प्रॉपर्टी को समझना है। समझने का मतलब नोट्स लिखने से नहीं होता, समझने का मतलब कि मैंने फॉर्मूला लिख लिया वो चीज नहीं। नंबर एक पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, नॉर्मल लेंथ पर स्प्रिंग की फोर्स बोलेगा, नॉर्मल लेंथ पर स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाएगी, कौन सी डायरेक्शन में लगाएगी। तो आंसर इसका ये होना चाहिए कि नॉर्मल लेंथ पर स्प्रिंग की वजह से कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होती है। कब होती है, जब स्प्रिंग की लेंथ अपने नॉर्मल लेंथ से ज्यादा होगी या फिर नॉर्मल लेंथ से कम होगी। कितनी होगी, तो स्प्रिंग की फोर्स अपनी चेंज ऑफ लेंथ को अपोज करता है हमेशा। मतलब अगर आप उसकी लेंथ बढ़ाओगे तो उसको अपोज करने के लिए लेफ्ट साइड पर फोर्स लगाएंगे, और अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को रिड्यूस कर दें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पर, टोटल लेंथ इन द डिफॉर्मेशन माइनस टोटल लेंथ इन द नॉर्मल कंडीशंस। मतलब कि ये एक्स्ट्रा लेंथ जिसको कह सकते हो, एक्स्ट्रा लेंथ विल बी एक्स। ठीक है, नाउ के विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल, मटेरियल के ऊपर। मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग है या हार्ड स्प्रिंग है। जैसे तो स्टिफनेस है बेसिकली उसकी, रिजिडनेस कह सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी क्या है, ठीक हो सर। प्रैक्टिकली अगर के की बात कर रहे हैं, के स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी नाम दे दो इसको। हार्ड स्प्रिंग्स जो होती है, मतलब हार्ड स्प्रिंग्स की बात करेगा तो उनका के ज्यादा होगा। और हार्ड स्प्रिंग्स बेसिकली व्हीकल्स में यूज की जाती है सॉकर्स के फॉर्म में, मतलब जो बाइक वाइक पे लगाई जाती है उनका के काफी ज्यादा होता है। और सॉफ्ट स्प्रिंग्स यानी कि लो वैल्यू ऑफ के, ये नॉर्मली पेन में यूज की जाती है। बॉल पेन्स कई सारे होते हैं जो डॉट प्रेस करो तो उसमें छोटी सी स्प्रिंग्स होती है, बहुत इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर हाथ से पकड़ के दबा दो उनको तो मुड़ जाती है। तो उनके लिए हम बोलते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट काफी लो होता है उनका। प्रैक्टिकली बताइए, हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग में से किसको डिफॉर्म करना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग को। यानी कि उसका कांस्टेंट के है, मतलब जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट के है उसमें हम ज्यादा डिफॉर्मेशन ला सकते हैं, और जिसका कांस्टेंट के ज्यादा है उसमें डिफॉर्मेशन कम लाएगी। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, बुक्स में इसका फॉर्म दूसरा लिखा हुआ है। बुक्स में इसका फॉर्म क्या लिखा हुआ है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स। तो ये माइनस साइन सिर्फ एक बात को इंडिकेट करने के लिए दिया गया है, किसके अपोजिट, मतलब सिंपली अगेंस्ट डिफॉर्मेशन बोलिए ना, एक सीधी सी लाइन बोलिएगा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। माइनस साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। एक गलत वर्ड पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर माइनस माइनस मतलब द फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एलोंगेशन और कंप्रेशन। एलोंगेशन मतलब कि स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज किया गया है, और कंप्रेशन का मतलब कि स्प्रिंग की लेंथ को रिड्यूस किया गया है। अब इसको एग्जांपल से समझाते हैं। अब बढ़े आगे, समझाए जल्दी बताओ।
एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक मास m है और उससे कनेक्टेड लेफ्ट साइड पर कोई स्प्रिंग है और उससे कनेक्टेड राइट साइड पर भी कोई स्प्रिंग है, और आपसे कहा जाए कि इसका कांस्टेंट k1 है, इसका कांस्टेंट k2 है, और ये दोनों स्प्रिंग्स अपने नॉर्मल लेंथ पर है। ये बताइए इस समय कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इस समय ये वाली स्प्रिंग कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी और ये वाली स्प्रिंग कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि दोनों की लेंथ अपनी नॉर्मल लेंथ है। कोई फोर्स नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जीरो फोर्सेस आएंगे। अब मान लिया अगर इस ब्लॉक को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, इस ब्लॉक को आप कुछ अमाउंट से राइट साइड शिफ्ट कर दो, मान लो a डिस्टेंस, तो राइट वाली स्प्रिंग में किस टाइप का डिफॉर्मेशन होगा और लेफ्ट वाली स्प्रिंग में किस टाइप का डिफॉर्मेशन होगा? तो जो स्प्रिंग दबेगी वो बाहर फैलना चाहेगी, तो ये किधर फोर्स लगाएगी? लेफ्ट। और ये स्प्रिंग जो एलोंगेट हो चुकी है, ये अपने आप को रीस्टोर करना चाहेगा। मतलब दोनों स्प्रिंग्स की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने नॉर्मल लेंथ पे चले जाए। तो जिसकी लेंथ बढ़ गई है उसको नॉर्मल लेंथ पे ले जाने के लिए हम यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाए? लेंथ को वापस रीस्टोर करिए नॉर्मल, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट, और यहाँ पर भी फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? लेफ्ट। तो ये फोर्स आप कह सकते हो कि ये फोर्स बाय द स्प्रिंग नंबर 1 है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, और इस साइड पर फोर्स बाय स्प्रिंग नंबर 2। अब एक मिनट, जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है वो अपने नॉर्मल लेंथ से कितनी एक्स्ट्रा लेंथ होगी उसमें? नॉर्मल से a डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड पार्ट है, इसका कांस्टेंट k1 इनटू द एक्स्ट्रा लेंथ a। इधर वाले स्प्रिंग की फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका कांस्टेंट k2 और इसकी एक्स्ट्रा लेंथ, हालांकि इसमें एक्स्ट्रा लेंथ नहीं आ रही है, इसकी लेंथ और कम हो गई। कितनी कम हो गई इसमें? अपने नॉर्मल से कितना रिड्यूस कर गया ये? a। तो अगेन k2 मल्टीप्लाइड बाय a, इस तरीके से दिखाओगे। सीधा सा स्टेटमेंट ध्यान रखना है, स्प्रिंग फोर्स विल ऑलवेज ट्राई टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब रीस्टोरेशन किसको बोलते हैं? जैसे थे वैसे हो जाओ वापस, दैट इज रीस्टोरेशन। मैग्नीट्यूड बाय द स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है k मल्टीप्लाइड बाय उसका एलोंगेशन या उसका कंप्रेशन। अब इतने मल्टी कलर नोट्स बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये जो मल्टी कलरिंग करते हो ना, करो, अच्छी बात है, लेकिन ये अपने नोट्स में करो, टीचर के नोट्स में कभी नहीं किया करो। एक दो कलर बहुत है। पहले रेड उठाता है, फिर ग्रीन उठाता है, फिर ब्लू उठाता है। कर लो भाई, कर लो आराम से। हम बैठ जाए कहीं पर। सर सर इस स्ट्रिंग को सर ए लेंथ पे बढ़ाया गया है, ए हाँ, लेंथ। ए लेंथ। और एग्जांपल दिखा रहे हैं। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको और अच्छे से समझो। एक नई सिचुएशन दिखा रहे हैं। सपोज कोई टेबल का डायग्राम लेते हैं और उस टेबल के ऊपर हमने एक पार्टिकल अटैच किया और उससे दोनों तरफ स्प्रिंग्स बांध दी, लेफ्ट साइड भी स्प्रिंग बांध दी, राइट साइड पर भी स्प्रिंग है।
और जो स्प्रिंग हमने अटैच की है वो सेम कांस्टेंट की है, जो इधर भी कांस्टेंट की है, इधर भी कांस्टेंट की, एंड बोथ द स्प्रिंग्स इन द नॉर्मल लेंथ। ड्रॉ करते जाओ साथ में। देखिए डायग्राम में साथ साथ कॉपी करिए, मतलब ऐसा होना चाहिए आप देख भी रहे हो और साथ में डायग्राम भी बन रहा है। और टेबल वेबल ना बन पाए तो खाली स्प्रिंग और पार्टिकल बनाओ, वैसे अगर किसी की ड्राइंग खराब है बहुत, है जी। तो ये दोनों स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर है। ये क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है दैट बोथ द स्प्रिंग्स आर इन द नॉर्मल लेंथ एंड नाउ दिस मास इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस y in perpendicular direction. The springs are of normal length and that length is L. इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है और ये L इसकी नॉर्मल लेंथ है। उसके बाद इस मास को y डिस्टेंस परपेंडिकुलरली मूव कर देते। अब आप बताओ दोनों स्प्रिंग उस पार्टिकल पर क्या क्या फोर्स लगाएंगे और कौन कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे। How much force will be by the left spring and how much force will be on the right spring, in which direction and of what magnitude. तो जब आप इसको y डिस्टेंस इधर ले जाओगे तो नेचुरल सी बात है कि जो ये दोनों स्प्रिंग्स थे उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे सिचुएशन ये? तो सिचुएशन क्या बनेगी, देखो पहले हमारी स्प्रिंग इस टाइप की थी, इसकी लेंथ L, अब इसको हमने y डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये जो स्प्रिंग है इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज होगी और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ कितनी बनेगी। अगर ये L है और ये y है, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया L² प्लस y स्क्वायर। ये लेंथ नॉर्मल है, तो ये लेंथ नॉर्मल से ज्यादा होगी कम होगी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह यूज करो, यानी इसको क्या कहेंगे, ये इलोंगेटेड है, कंप्रेस है, स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग में स्ट्रेच आया। जो इसकी नॉर्मल लेंथ थी और अभी जो इसकी लेंथ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालें अगर, यानी कि L² प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस L, यही चीज आपके लिए डिफॉर्मेशन कहलाएगी। और इसी में जब k मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड बाय द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। जो k इंटू एक्स लिखते हो ना आप, फोर्स बराबर kx, उसमें x का मतलब समझा रहे हैं आपको। x का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लेंथ और डिफॉर्मेशन के बाद जो लेंथ आ रही है दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस, और वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमको मैथ में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ सकती है या फिर कोई और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करना पड़ सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन क्या होता है वो कभी मतलब जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, स्प्रिंग का फोर्स कैलकुलेट करने में कभी k इंटू एल मल्टीप्लाई करते हैं, कभी k इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी k इंटू ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच चलाते हैं। आंसर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो फिर पलट देते हैं उसको। हुआ क्लियर यार? इसी k में क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ या उनका डिफरेंस, डिफरेंस वैल्यू, और ये लेंथ ज्यादा है तो ये स्प्रिंग अपने आप को रीस्टोर करने के लिए इस पार्टिकल पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, रीस्टोर करना चाहती है, मतलब जो लेंथ फैल चुकी है उसको वापस कम करना चाह रहे हैं, तो ये स्प्रिंग इसको वापस अंदर की तरफ खींचेगी, इनवर्ड पुल करेंगे ना। हाँ, तो ये डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स है। डाउनवर्ड मतलब ये होता है यार, इधर थोड़ी लगाएंगे, मतलब स्प्रिंग अपने आप को रीस्टोर करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और ऐसे ही दूसरे साइड पर भी स्प्रिंग एक है। नहीं, मतलब स्प्रिंग की फोर्स हमेशा स्प्रिंग के साथ कोइंसाइड करेगी, स्प्रिंग के साथ ही कोइंसाइड करती है। स्प्रिंग की फोर्स और स्प्रिंग में कोई एंगल नहीं बनता, मतलब जो ओरिएंटेशन ऑफ स्प्रिंग होगा उसी ओरिएंटेशन पर फोर्स दिखाएंगे। ये तो लेफ्ट साइड की बात हुई ना, ऐसे ही तो राइट साइड भी होगा, तो कुछ डिफरेंस होगा या राइट साइड भी सेम चीज ही आएगी, बिकॉज दोनों स्प्रिंग्स आइडेंटिकल थी, तो राइट वाले स्प्रिंग में भी एग्जैक्टली सब कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, बस उसका एक डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द राइट साइड स्प्रिंग
वो अपनी तरफ लगाएगा इस साइड। ये स्प्रिंग खुद को रिस्टोर करना चाहती है, ये वाली स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है, दोनों ने फोर्सेस लगा रखी है। ये अलग बात है कि दोनों में सिमेट्री होने की वजह से और मतलब आइडेंटिकल होने की वजह से जितना फोर्स इस साइड लगेगा उतना ही फोर्स इस साइड पर भी लगेगा। इट इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल कंडीशंस। तो क्या ये बता पाओगे कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये वेक्टर का कंसेप्ट हो जाएगा। यानी कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स वर्टिकली, क्या वो निकाल भी सकते हैं? अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल बोल दें कि अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा हो, अब ये वेक्टर के कंसेप्ट आएंगे, एफ एस का कौन सा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इस साइड पर एफ एस, क्या एफ एस साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस तरफ के एफ एस वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल आउट नहीं करेगा? ऐड कौन से कंपोनेंट होंगे? इसका एफ एस कॉस थीटा और इसका भी एफ एस कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल पूछा जाए तो, और उसको अगर हम मास से डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, न्यूटन लॉ का पार्ट। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा जाए तो पहले फोर्स निकालेंगे, फिर नेट फोर्स निकालेंगे, फिर नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे और टोटल एक्सेलरेशन। ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। मास ऑफ पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन निकालना है, स्प्रिंग में मास कंसिडर नहीं करते। देखो हमारे सिलेबस में क्लास 11 में छोटे बच्चे ना हम लोग, तो पुली का मास दिया था कभी आपको? स्ट्रिंग का मास, स्प्रिंग का मास? थोड़े बड़े हो जाओ तो सबके मास आएंगे, और ज्यादा नहीं, बस 2 साल बड़े हो जाओ, कॉलेज में चले जाओ, तब रोओगे सर पकड़ करके कि पहले वाले ज्यादा अच्छा था। ठीक है, हम स्प्रिंग, स्प्रिंग, पुली, थ्रेड, ये जितनी भी इस टाइप की चीजें होंगी उनमें हम मास ऑलरेडी क्या मान के चलते हैं? 0। तो हम किसके मास से डिवाइड करेंगे आप बताओ? पार्टिकल के। आगे बढ़ो और एग्जांपल देखो। समझ आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है कुछ? आगे बताना। एक रॉड मान लीजिए, उसके चारों तरफ एक रिंग है और उससे अटैच्ड एक स्प्रिंग है मान लो, एंड दिस लेंथ इज गिवन एज 3 मीटर। साथ में ये भी दिया गया है कि इस स्प्रिंग की जो नॉर्मल लेंथ थी दैट वाज 2 मीटर, बट अभी ये लेंथ 3 मीटर की है। ठीक है, और इस रिंग में कुछ मास m है, और इस रिंग को जब हमने यहाँ पर रिलीज किया तो नेचुरली ये रिंग स्लाइड कर जाएगी नीचे, और रिंग के स्लाइड करने के बाद ये स्लाइड हुआ 4 मीटर। बताइए स्प्रिंग का फोर्स कितना लग रहा होगा? हाउ मच फोर्स विल बी बाय द स्प्रिंग? उसका कांस्टेंट भी दिया है, कांस्टेंट k की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। सिंपली ये क्वेश्चन पूछा है कि 4 मीटर स्लाइड करने के बाद इस रिंग के ऊपर स्प्रिंग क्या फोर्स लगा रही होगी? फाइंड फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द रिंग आफ्टर 4 मीटर डाउनवर्ड मोशन। k 100 है, k की वैल्यू 100 है, नॉर्मल लेंथ स्प्रिंग की 2 मीटर की है, स्टार्टिंग पॉइंट पर स्प्रिंग की लेंथ 3 मीटर थी, 4 मीटर ये नीचे आ गया। तो माइनस ना बोलो भैया, माइनस साइन छोड़ दीजिए, माइनस साइन हटा दीजिए। और है देखते हैं
ये लेंथ स्प्रिंग की कितनी आएगी अब? 5 मीटर की। आप फिर से स्टेटमेंट सुनो, हम क्या बोल रहे हैं बार बार आपको कि डिफरेंस किन दो लेंथ के बीच में निकालना है? प्रेजेंट लेंथ और इनिशियल लेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल लेंथ कह रहा हूं। तो इसकी कोई गारंटी है क्या कि इनिशियल लेंथ और नॉर्मल लेंथ सेम होगी? हो सकता है कि इनिशियल वाली लेंथ ही नॉर्मल से ज्यादा हो। स्प्रिंग की फोर्स में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा एग्जिस्टिंग लेंथ एंड द नॉर्मल लेंथ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 मीटर एंड 5 मीटर। कितना हुआ वो? 2 और 5, 3 मीटर। 3 मीटर 3 मीटर हो गया। 3 मीटर इज द डिफरेंस, और इसमें के मल्टीप्लाई करेंगे 100। 300 300 न्यूटन इज द फोर्स बाय स्प्रिंग। माइनस माइनस मत बढ़ाइए आप इसमें। और ये आपकी गलती नहीं, बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 5 माइनस 3 करते हैं। कंफ्यूजन क्लियर हुआ इसमें? इट इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट लेंथ एंड द इनिशियल लेंथ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट लेंथ एंड नॉर्मल लेंथ। मे बी जो इनिशियल लेंथ है वही नॉर्मल से ज्यादा है, राइट? और डायरेक्शन बताओ 300 न्यूटन का। तो रीस्टोरेशन, अपने आप को कैसे रीस्टोर करें? मतलब ये 5 मीटर रीस्टोर करने का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग 2 मीटर की होना चाहती है, 5 मीटर हो चुकी है, वो 2 मीटर चाहती है। तो ये इनसाइड में फोर्स लगाएगी, फोर्स बाय द स्प्रिंग। तो वो हम उससे बताएंगे, ये एंगल थीटा बताएंगे। डायरेक्शन को आप एंगल से बताते हो ना, अब वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो जाएगा यार। tan थीटा 3/4, याद करिए ये कौन सा एंगल होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। तो आप ये कहोगे कि रॉड से 37 डिग्री एंगल लेफ्ट साइड पर स्प्रिंग की फोर्स होगी, और पूछेगा कोई डायरेक्शन में से। ये तो मैं जो तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ इसके लिए समझा रहा हूँ कि इसे एक्स का मीनिंग समझ जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। भाई हमें एक्सपीरियंस है ना, तुम लोग को नहीं। हम लोगों ने कई चीजें देखी है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल देखे हैं लोगों के, ऐसे ऐसे आंसर देखे। एक्स की जगह कोई 5 रखता है, एक्स की जगह कोई 3 रख देता है, कोई एक्स की जगह 4 रखता है, कोई एक्स की जगह 5 माइनस 3 रख देता है, और फिर लेकर के आते हो कि हमारे आंसर नहीं मैच कर रहे। हो गया क्लियर है? देखिए बताएं फिर से, और एग्जाम्पल चाहिए? एक्स का मतलब समझ गए क्या चीज है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। चलो एक और एग्जांपल। हाँ हाँ, और क्या है? जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाता है। चलिए, इसमें ये रिंग है, इसके टॉप साइड पर एक बीड है। बीड समझते हैं क्या होता है? बीड मोती मोती है, मोती है, मतलब माला जो पहनते हो मोती वाली। फूल भी समझते हो, फूल वाली माला जो आती है। तो इसके साथ हमने स्प्रिंग अटैच कर दी, मान लीजिए। कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के 100 है, के इज 100। डायग्राम थोड़ा सा फास्ट बनाते रहो यार। रेडियस ऑफ रिंग गिवन एज 4 मीटर, मतलब कि स्प्रिंग अभी कितने लेंथ की है, डायमीटर पे है 8 मीटर की, राइट? normal length of spring given as, the normal length of spring is given as 6 meter. Normal length of spring is given as 6 meter. ना ये बीड ऐसे स्लाइड कर गया और सेंटर के एग्जैक्टली सामने वाले पॉइंट पर आ चुका है। बीड इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सेंटर पॉइंट। ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। ऊपर से ये बीड स्लाइड हो रही है और स्लाइड करके यहाँ तक आ गए। नाउ द स्प्रिंग विल बी लाइक दिस।
ऐसे हो जाएगी स्प्रिंग। अब बताइए ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, कौन से डायरेक्शन में लगाएगी। जब स्टार्ट किया था तो स्प्रिंग की लेंथ 8 मीटर की थी, कुछ टाइम बाद स्प्रिंग ऐसे हो चुकी है। अभी ये स्प्रिंग इस बीड के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा और कितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा होगा, इन विच डायरेक्शन एंड ऑफ व्हाट वैल्यू। के 100 है, इसका के गिवन था 100, वैल्यू ऑफ के इज गिवन एज 100। तो फिर एक बात थ्योरी समझो, हमें हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स बाय स्प्रिंग निकालना है, माइनस नहीं यूज करेंगे, हमें के मल्टीप्लाइड बाय एक्स चाहिए। तो के गिवन है, इसका मतलब समझो क्या है, डिफरेंस किसके बीच में, मतलब यहां पर जो लेंथ है और जो नॉर्मल लेंथ है उनका डिफरेंस। तो ये लेंथ पहले तो निकालनी पड़ेगी। नहीं, सेंटर के बिल्कुल सामने बोला है मैंने, तो ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। तो ये लेंथ 4√2 है, और √2 अगर हम अप्रोक्सीमेटली 1.4 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.4, तो ये लेंथ लगभग 5.6 हो गई। बता रहे बच्चे एक मिनट, ये लेंथ हो गई 5.6 मीटर की। एक बार फिर वही कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होंगे, हम 5.6 और ये लेंथ 8 मीटर थी, हम डिफरेंस किन के बीच में ले, 5.6 और 8 के बीच में, या 5.6 और 6 के बीच में। फिर से किसके बीच में होंगे, नॉर्मल वाले से, नॉट विद द इनिशियल लेंथ। हो सकता है इनिशियल लेंथ ज्यादा रही। ऑलवेज टेक द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग लेंथ विद द नॉर्मल। कितना हुआ वो डिफरेंस बिटवीन 5.6 एंड 6, तो दिस x इज 0.4 और k इज 100, 40 न्यूटन की फोर्स हो गई। अब डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन जब हम बोलते हैं तो एंगल नहीं पूछते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फोर्स को किस तरफ दिखाओगे। तो ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल से कम है या ज्यादा है, 5.6, नॉर्मली 6, दब गई, अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगी, मतलब ये 5.6 से वापस 6 मीटर की कन्वर्जन चाहती है। तो ये इस बीड को अंदर की तरफ पुल करे या फिर बाहर की तरफ इसको पुश करोगे आप, इस साइड। ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय स्प्रिंग। हमेशा अपनी लेंथ को वहां तक लेके जाना चाहेंगे जहां उसकी नॉर्मल लेंथ है, 6 मीटर तक जाना चाहेंगे। तो 6 मीटर ये कैसे होगा, ये लेंथ बढ़ानी पड़ेगी आपको, इधर फोर्स लगाओ। अगर ये सपोज किसी वजह से 6.2 आ गया होता मान लीजिए, तो हम अंदर फोर्स लगाते। हो गया क्लियर अभी डायरेक्शन पार्ट, क्लियर हुआ डायरेक्शन। तो ये लास्ट वाला पार्ट नहीं क्लियर कौन सा पार्ट भी लास्ट वाला, सर। अगर 6.2 होती तो सर अंदर की तरफ फोर्स लगा। क्योंकि नॉर्मल लेंथ 6 मीटर की है ना, तो उससे ज्यादा होने पर स्प्रिंग अंदर जाएगी। यस सर। अब आइए इसके वर्क, जो हमारा टॉपिक था इसका वर्क कैसे निकालोगे, इस टाइप की फोर्सेस में वर्क कैलकुलेट करना हो। देखो सपोज स्प्रिंग से मास एम अटैच है, इसकी नॉर्मल लेंथ हो गई एल नॉर्मल, और इसको हमने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की है वी आई। तो नेचुरल सी बात है कि जब आप इस मास को कुछ वेलोसिटी दोगे और उसके साथ स्प्रिंग अटैच है, तो जैसे जैसे ये मास आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। तो कुछ टाइम बाद, मान लीजिए t1 टाइम के बाद, स्प्रिंग की लेंथ पहले से कुछ ज्यादा हो गई, एंड सपोज वो x1 डिस्टेंस ज्यादा हो गई, पहले के कंपेयर में उसकी लेंथ x1 बढ़ गई, और ये मास अभी भी मूव कर रहा है। स्टिल मूविंग मान लेते हैं इसको।
कुछ और टाइम का वेट करा, उसके बाद हमने फिर से इस डायग्राम को देखा कुछ टाइम बाद, तो ये क्योंकि मास अभी चल ही जाता, तो ये स्प्रिंग और पहले से बड़ी हो जाएगी। एंड नाउ ये अपने ओरिजिनल प्लेस से x2 डिस्टेंस आ गया। पहले एक बात फिर बताओ, स्प्रिंग किसी भी लेंथ पर फोर्स लगाएगी? मतलब स्प्रिंग की लेंथ कुछ भी हो, क्या गारंटी है कि फोर्स लगेगा? जैसे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये स्प्रिंग इस मास के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो? नहीं लगाएगा, फोर्स बाय स्प्रिंग नहीं होगा। स्प्रिंग तभी फोर्स एक्सर्ट करती है जब उसकी लेंथ बढ़ जाए या कम हो जाए। रहेगी बात ये ध्यान में, नॉर्मल लेंथ पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस समय जब x1 पे गए तो लगाएंगे फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में? कितना? मैग्नीट्यूड वाइज, साइन मत बताना, माइनस प्लस मत बताना, आप सिर्फ ये x1। यहाँ पर भी स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, इनवर्ड्स है। कितना कितना? 2 ये x2। क्या ये स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगा रही है जितनी यहाँ पर लगा रही? कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल हुआ? कैसे निकालोगे वर्क? तो हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क निकालना है। सपोज ये आप ए पॉइंट दे दो, इसको बी कह दो। हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? कैलकुलेट द वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अपने आप समझ जाओगे कि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में जाएगी। 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर कुछ हुआ, वो भी चेंज हो गया, नाउ की x2 हो गया। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क, लास्ट क्लास का लास्ट एग्जांपल है ये। बोलो भाई, पहले ये हो गया हमें कि ये वेरिएबल फोर्स में आएगा, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में जाएगा। तो इसके वर्क को निकालने के लिए हमको कैलकुलस चाहिए होगी, इंटीग्रेशन करना होगा। क्या इंटीग्रेशन करेंगे? तो वर्क बराबर इंटीग्रेशन, किस चीज को इंटीग्रेट करें? तो फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स था। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं हाँ, एफ की जगह क्या रखोगे? के एक्स, ये फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स का, इंटू डी एक्स। लिमिट्स क्या रखेंगे? तो अगर आप ए से बी तक का वर्क निकाल रहे हो, तो जहां से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से यहां तक का वर्क चाहिए आपको, तो x1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जहां तक वर्क कैलकुलेट करना है वहां पर जा करके x2, x1 से x2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ आंसर, क्योंकि हमारा फोर्स लेफ्ट साइड पर है और ये बॉडी का मोशन राइट साइड पर है। वर्क के एक्चुअल फॉर्मूले में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा भी था। तो अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, तो एक माइनस साइन अंदर और लगाइए। ये जो माइनस साइन लगा रहे हैं ये इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच 180 डिग्री का एंगल है। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 आती है, वो माइनस साइन भी अंदर होगा। बच्चा नोट कर लो, तुम लोग को नहीं, ये नोट नहीं करने के बोल रहे, ये माइनस किस वजह से लगाया है, वरना बाद में तुमको ऐसा लगेगा कि अभी 2 दिन बाद पढ़ोगे ना तो ये भूल जाओगे कि ये माइनस कहाँ से आया था। क्या आंसर बनेगा आगे? क्या इंटीग्रेट कर लो, के बाहर कर लो। क्या होता है इंटीग्रेशन? x⁴ 1 dx का
तो बाय 2 और इसका एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा, उसमें लिमिट रखोगे नीचे x1 की ऊपर x2 की, और एक माइनस भी है यहाँ पर। तो फाइनली जब ये सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे लिमिट्स वगैरह रख करके, तो एट लास्ट जो आंसर आएगा सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद, वो कुछ ऐसा आएगा। देखो, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस, तुम लोग के रिस्पॉन्स बड़े स्लो आते हैं मतलब। आप तो कंटिन्यू करो जैसे चल रहे थे, हमसे ना हो पाएगा तुम्हारा बैच, सही बताएं। हमारे और तुम्हारी ट्यूनिंग मैच नहीं हो पा रही है। इतने स्लो रिस्पॉन्स में हम पढ़ा रहे हैं, आज तक नहीं पढ़ा जितना स्लो रिस्पॉन्स तुम लोग देते हो। मतलब एक बैच होता है, वो बैच फटाफट करता है कि हाँ इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। चेक करो माइनस आ रहा है कि नहीं, उसमें ये आंसर आएगा कुछ और आएगा ना। इसको हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मानेंगे, वर्क बाय द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ये तो क्या डेरिवेशन हमें करना नहीं है, मतलब जब न्यूमेरिकल करने की बात आएगी तो हम इसको एक फॉर्मूले के तरीके से देखेंगे। इसमें x1 और x2 की जगह बेटर वे होगा, बेटर वे इसको मैं xi लिख रहा हूँ और xf लिख रहा हूँ, मतलब इनिशियल और फाइनल। 1-2 में कंफ्यूजन हो जाती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हाईलाइट करिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर वर्क बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। xi और xf से क्या समझ रहे हो आप? xi क्या चीज है? इनिशियल डिफॉर्मेशन, और xf फाइनल डिफॉर्मेशन। xi इनिशियल डिफॉर्मेशन, xf फाइनल डिफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका ये। चलिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल लिखो। इनफैक्ट एग्जांपल आपके इसी एचसीबी में, ऑब्जेक्टिव खोलो जरा। रेडी रखो बस, यही बताए। ऑब्जेक्टिव आप रेडी रखो, बताते हैं। एक्सरसाइज खुली बता रहे हैं। पहले मेरा एक क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग इज इन द नॉर्मल लेंथ, स्प्रिंग इज इन द नॉर्मल लेंथ, स्प्रिंग इज इन द नॉर्मल लेंथ and it is now elongated, it is now elongated, it is now elongated by 20 centimeter 20. K given है, K is 100 Newton per meter, 100 Newton per meter. How much work is done by spring? How much work is done by the spring? How much work is done by spring? तो खाली डेटा नोट करो, उसमें K कितना दिया हुआ है, 100. What is x1 and what is x2? Now लैंग्वेज के हिसाब से देखिए, x1 क्या है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, कैसे मालूम चला? इनिशियली स्प्रिंग इज इन द नॉर्मल लेंथ, मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, और x1 एंड x2 बेसिकली दे डिनोट डिफॉर्मेशंस। तो जब स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे थी, इसका मतलब इनिशियल मोमेंट पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, 0। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल शेप को चेंज कर दिया। आप एक फुटबॉल खरीद के ले आओ और उसके बाद पैक्ड रखे रहो, तो आप क्या बोलोगे, फुटबॉल डिफॉर्म्ड है कि नॉर्मल है? रुक जाओ यार,
कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? कर लो तुम अपनी हीरोगिरी। एक्सेस कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 20 सेंटीमीटर। इसे रिजल्ट में लगाओ। वर्क बाय स्प्रिंग विल बी हाफ 100 XI स्क्वायर। अब बता क्या आंसर आ रहा है? तो माइनस कौन बोलेगा आंसर? क्यों नहीं बोलोगे? वर्क बाय स्प्रिंग में -2 जूल ही बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक ऑप्शन -2 जूल हो और एक +2 जूल हो, तो -2 वाला करेक्ट आंसर होगा, और सब्जेक्टिव भी होगा तो भी -2 बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इफ द स्प्रिंग इज फर्दर elongated, if the spring is further elongated, if the spring is further elongated by 20 centimeter, further elongated by 20 centimeter, मतलब पहले एक बार 20 elongate कर चुके हो और फिर 20 कर रहे हो उसको, how much work will be done now? How much work is done by spring? How much work is done by spring in this further elongation? How much work is done by the spring in this further elongation? मतलब पहले 20 सेंटीमीटर elongate किया उसको भूल जाओ, अगले वाले 20 सेंटीमीटर को elongate करने में स्प्रिंग की वर्क कैसे आएगी? XI और XF बताओ बस, खाली बस यही देखना है तुम्हें, और कुछ नहीं। मैं डेरिवेशन नहीं कर रही, मैं बोल रहा हूँ अभी XI क्या रखोगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पहले हो चुका था ना, और फिर 20 सेंटीमीटर और कर रहे हो, तो बाद में टोटल इलोंगेशन कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन XI 0.2 होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, आपकी ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर इलोंगेटेड था, उसके बाद 20 और करेंगे तो टोटल 40 हो गया। तो यहाँ पर जो 0 स्क्वायर बन रहा था, 0 स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पर, 0.2 का स्क्वायर और यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर, -6 जूल आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फॉर द कंप्लीट 40 सेंटीमीटर एलोंगेशन, तो -8 हो जाता है। आ रहा डिफरेंस समझ में? अगला क्वेश्चन, spring, next question, spring of k equal to 100 Newton per meter is initially 3 meter long, and finally the length of spring becomes 5 meter. Given that the normal length is 4 meter. Given that the normal length is 4 meter. Find work by the spring force. Find work by spring force. XI और XF फिर से सोचो, खाली इतना ही दिमाग लगाना है। What is XI and what is XF? और जिसको मतलब पता होगा निकाल लेगा। XI का मतलब कि इनिशियल मोमेंट पर स्प्रिंग की लेंथ और नॉर्मल लेंथ में क्या डिफरेंस है। XI का मतलब समझो ना, XI क्या है? इनिशियल मोमेंट पर स्प्रिंग की जो लेंथ दी गई है और नॉर्मल लेंथ के बीच में डिफरेंस कितने के हैं? 1। तो XI 1 हो गया।
इस क्वेश्चन में xi की वैल्यू 1 बिकॉज द इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 3 मीटर एंड नॉर्मल इज 4, तो 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे 1 आएगा। डिफरेंस बोल लो, प्लस माइनस मत बोलिए, डिफरेंस -1 ही होता। और फाइनल कितना आएगा? फाइनली स्प्रिंग की लेंथ 5 मीटर हो गई, नॉर्मल लेंथ की 4 है, नॉर्मल लेंथ और फाइनल लेंथ के बीच में डिफरेंस ये भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, आंसर क्या आएगा? यही आंसर है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज 0। हो गया क्लियर या अभी भी डाउट है कोई? स्प्रिंग फोर्स में, वर्क डन में, एक्स में, बच्चा देखो ऑनलाइन क्लास कौन बता रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक क्वेश्चन था इसमें, देखो बताएं, ऑब्जेक्टिव में जाओ। ये देखो जरा, एक है ना ऑब्जेक्टिव 2 का 9, ऑब्जेक्टिव 2 9 HCV वर्क एनर्जी पावर, ऑब्जेक्टिव 2 9 क्वेश्चन देखो जरा, ऑब्जेक्टिव 2 9 क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 9th क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सोच के बताओ क्या तुम लोग के हिसाब से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव 2 9 भैया बुक कैरी करो तुम लोग, तुम्हारे पास नहीं है बुक, और तुमको ये भी नहीं हो रहा कि अगल बगल किसी से मांग ले किताब यार, बुक नहीं है तो क्या रिलैक्स करके बैठोगे? उसमें कहा है ना कि वर्क बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, बता रहे हैं, बता कहा तो यही है ना कि वर्क बाय स्प्रिंग इज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर या माइनस हाफ के एक्स, तो उनका ये कहना है कि वर्क बाय द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पॉसिबल सिचुएशंस आर, तो ये कैसे पॉसिबल है, हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे पॉसिबल है? देखिए इसके हिसाब से या तो x इनिशियल x हो और x फाइनल 0 हो, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि इनिशियली वो इलोंगेटेड या कंप्रेस हो और बाद में नॉर्मल लेंथ पे आ जाए? ऐसा कोई ऑप्शन है? इनिशियली इलोंगेटेड या इनिशियली कंप्रेस्ड होगा और बाद में नॉर्मल हुआ होगा, कौन सा ऑप्शन है? ए और सी और डी ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं? तो उसमें नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर पहले नॉर्मल हो गए तो यहाँ 0 आएगा और तब आंसर माइनस में होता, मतलब अगर इसी ऑप्शन में हम माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा तो ऊपर, तो उसके करेक्ट आंसर सी और डी होते। अभी करेक्ट आंसर कौन से? ए और बी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 थर्ड, ऑब्जेक्टिव 1 थर्ड, ऑब्जेक्टिव 1 का थर्ड क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन को रीड करते वक्त ये पढ़ा करो, इस तरीके से देखा करो कि इनिशियली क्या है और फाइनली क्या हो रहा है, कब इलोंगेटेड है, कब नॉर्मल है, कब कंप्रेस है वो, और ये रीडिंग स्किल से ही बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव 1 के थर्ड क्वेश्चन को रीड करके क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है सामने कि वो पहले नॉर्मल है बाद में नॉर्मल है? ये समझे आप, ये रीडिंग स्किल्स अपने आप बढ़ाइए। कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि पहले नॉर्मल है? कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या कि वो नॉर्मल था पहले? तो इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। देखिए
कभी कभी इंफॉर्मेशन होती है इनडायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी दो तरीके की होती है, एक होती है इम्प्लाइड, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाने गए कहीं पर, उसने आपको मेन्यू कार्ड दे दिया, उस मेन्यू कार्ड में लिखा है कि ये आइटम जो है वो 300 रुपए का है, और रुपए भी नहीं लिखते, खाली 300 लिखते हैं वो लोग। कभी देखो रेस्टोरेंट वगैरह में तो कभी इसमें रुपीज लिखा होता कहीं पर, या ऐसा कोई सिंबल बना हो। तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपको देख करके नहीं मालूम चल रहा कि 300 रुपए का आइटम है, या उससे जाके हम लड़ाई करेंगे कि तुमने ये थोड़ी लिखा है कि 300 रुपए है कि 300 पैसे हैं, लड़ोगे उससे जाकर के? अंडरस्टूड है कि वो 300 किस चीज की बात कर रहा है वो, भाई लड़ने वाला लड़ सकता है कि $300 भी हो सकता है, ये लो $300 इम्प्लाइड है, मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ऐसे इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन होगी, लिखा नहीं है कहीं पर नॉर्मल, तो कैसे मालूम चला नॉर्मल? क्योंकि उसने बाद में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेच किया आपने, लिखा है ना स्ट्रेच किया है, तो हम किसको स्ट्रेच करेंगे? जो नॉर्मल होगा उसी को स्ट्रेच करोगे बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब एक्स आई कितना होगा इसमें, एक्स एफ कितना स्ट्रेच किया है, टोटल एक्स है ना, क्या आंसर आएगा? लेकिन स्ट्रेच किया किसने उसको? तो अगर आप देखो क्वेश्चन पढ़ करके तो दोनों साइड पर इधर भी एक पर्सन है शायद और इधर भी एक पर्सन है, तो दोनों तरफ एलोंगेट कर रहे हो। तो स्प्रिंग जो वर्क करेगी वो इन दोनों के ऊपर करेगी ना, किसी एक के ऊपर कितना होगा? हाँ, तो उसने पूछा वर्क बाय स्प्रिंग ऑन ईच पर्सन, फॉर्मूला आपको कंप्लीट वर्क बताएगा। कंप्लीट वर्क विल बी माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, उसको हम दो पर्सन में जब डिवाइड कर लेंगे तो -1/4 की एक्स स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा, -1/4 की एक्स स्क्वायर। समझ में आई चीज? तो हाफ नहीं आता, पूछेंगे भी क्यों ऐसी चीजें, हम क्यों पूछेंगे भाई? तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग को परेशान करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाएंगे? सॉल्व करने के लिए बनाए जाएंगे ना, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेंगे जो कोई सॉल्व ही ना कर पाए? तो तुम लोग के मन में बैठा हुआ है कि हमसे हमसे टफ चीजें पूछी जाएंगी। आगे का टॉपिक देखो यार, पहले जरा समराइज कर ले। तो यही मैं कह रहा था कि समरी नोट्स कैसे बनाना चाहिए आपको। हम लोगों ने वर्क का कंसेप्ट कवर कर लिया सारा, क्या क्या कवर किया है। तो अब आप देखो, मतलब इसको आप अगर पिक्चराइज कर सकते हो कुछ तो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब नोट्स इस तरीके से बनाओ। बाय कांस्टेंट फोर्स फॉर्मूला वाज बाय 1D वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ डी एक्स बाय 2D वेरिएबल फोर्स। ये मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। तो इसमें था बाय एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बाय स्प्रिंग फोर्स, अभी भी डिस्कस किया हम लोगों ने, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी सब हो चुका है ऑलरेडी, टोटल वर्क इज 0। अब यार तुम्हें आए चाहे ना आए, हो चुका है सब। बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये था वर्क बराबर माइनस एफ इंटू डी। अपने नोट्स में से कवर करोगे कि डी इज द डिस्टेंस फॉर अ सिंगल ब्लॉक एंड रिलेटिव डिस्टेंस फॉर 2 blocks बाय नॉर्मल, टोटल इज 0 बाय टेंशन फोर्स, टोटल इज 0। हो गया अपना नोट्स कंप्लीट, 3 लेक्चर्स का नोट्स हो गया एक डायग्राम के अंदर।
वो नहीं होता है इन्फोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जिसको नहीं बोलते ये भाई, कंप्यूटर्स में जो बनाते हो, तो वैसे कुछ बना, इस तरीके का रिवीजन नोट्स बनाओ आप। अब इसको अपने अपने हिसाब से तुम जितना अच्छा बना सकते हो बना लो, कलर वलर डाल करके, पेंटिंग वेंटिंग, स्माइली स्माइली चिपका दो आगे पीछे, जो करना है। बिल्कुल क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे सामने ये होना चाहिए, हम न्यूमेरिकल करते समय रजिस्टर पलट पलट के देखेंगे नहीं सकते। तो और ये हर चैप्टर में होना चाहिए, मतलब कोशिश ये किया करो कि हर 2 से 3 लेक्चर के बाद आप इतना कुछ बना लो ताकि वो रिवीजन हो जाए, वरना अभी अभी दिक्कत नहीं हो रही है, आगे और दिक्कतें बढ़ेगी। दिक्कतें ये बढ़ेंगी जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ेंगे, रिवाइज करना टफ होता जाएगा। और ये अगर बाई चांस मान लीजिए कोई छोटे से पेपर पे बनाया है तुमने, तो कुछ वो, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ ऐसा बन जाए कि पॉकेट साइज हो जाए, तो पॉकेट में रख करके चल रहे हैं, कहीं कहीं भी निकाल लिया, वैन वैन में बैठे हो, निकाल के पढ़ लिया, इसको देख लिया। और दिक्कत ये है कि पॉकेट साइज बनाने के लिए बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, या फिर कंप्यूटर पे बनाए कोई, टाइप करे और रिड्यूस कर दे साइज। नहीं, कोई डायरी ले लो, सबसे बढ़िया डायरी होती है। आप पलट के देखो कि इसके अलावा कुछ पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने वर्क में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा आपने, जितना पढ़ा है 2-3 क्लासेस में वो सब हो गया यहाँ पर। अब यही यही न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अभी कर रहे हैं स्टार्ट, एक मिनट, ये हो गया ना कंप्लीट, एक पार्ट और बचा अभी। उसका भी बता रहे हैं कैसे करना। अभी आपको ये भी बता रहे हैं कि इस बुक को कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब तरीका क्या होना चाहिए इसमें। एक तो होता है नोट्स कैसे बनाओ, नोट्स 2 तरीके के होते हैं, एक जो क्लास में हम लोग लिखवाते हैं वो नोट्स होते हैं, और एक नोट्स होते हैं जो तुम खुद बनाओगे, वो इस टाइप के होने चाहिए। ठीक है, और आगे लिखो, एक कंसेप्ट बचा हुआ लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अ वर्क बाय द ग्राफ ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ अ वर्क बाय द ग्राफ ऑफ फोर्स। फटाफट चेक करें जरा। नहीं बता रहे कहाँ है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क बाय द ग्राफ ऑफ फोर्स। अब एक काम करो, जरा शॉर्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखो तुमको बता रहे कैसे करना है। बट ये बहुत मेहनत का काम है यार, अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम टेकिंग है। शॉर्ट एग्जांपल का पहला क्वेश्चन देखो जरा। आप बताओगे वो फर्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस कैटेगरी पे जा रहा है, मतलब इनमें से कहाँ है, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या निकालने को दिया गया उसमें। सर क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दीजिए। बच्चा शॉर्ट एग्जांपल है, एचसीवी की शॉर्ट एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ओके। वर्क डन बाय कांस्टेंट। आपको समझ आएगा जब ये क्वेश्चन पढ़ो, सामने ये देखो, अब बताओ क्या पूछा है, लिखा है उसमें कहीं पर, क्या लिखा है। मैं सब लिखा है भैया, ध्यान से देखो जरा। 20 किलोग्राम के सूटकेस को लिफ्ट कर रहे हैं और 2 मीटर ऊपर रखना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्टर। तब तो अब 20 किलोग्राम का मास उठाने के लिए ये हम कौन सी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। कितना वर्क आता है उसका, mgh। वो ऐसा मिस हो गया हमसे, ये हमसे मिस हो गया यहाँ पर। वो ये होता है ना, नोट्स जब कंप्लीट देखते तो वहां पर होगा वर्क बाय ग्रेविटी।
तो वर्क बाय ग्रेविटी उसमें होगा, आपके डिटेल वाले नोट्स में इसका लिखा होगा, वर्क बाय ग्रेविटी वॉज, याद करिए, प्लस माइनस mgs बताया था आपको। अपवर्ड जाएंगे तो माइनस mgs और डाउनवर्ड जाएंगे तो होगा, स्टार्टिंग में ही होगा यार ये, वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नहीं बच्चा, आप पहला डे 1 का लेक्चर देखो यार, डे 1 का एग्जांपल दो, डे 1 का एग्जांपल दो। हाँ तो उसमें लिखा होगा ग्रेविटी का वर्क mgh होता है, तभी में लिखा होगा भाई, ऐसा हो ही सकता है। हाँ, सर आप बता चुके हैं। हाँ से जी, लिखवा वर्क बाय रहा है। ग्रेविटी इज mgh, ऐसा आप मान नहीं सकते, प्लस माइनस mgh होता है। अपवर्ड मोशन में माइनस mgh और डाउनवर्ड मोशन में प्लस mgh, वर्क बाय ग्रेविटी। एग्जांपल भी तुमने प्रोजेक्टाइल वाला किया हो भाई साहब, ये देखो। खैर नहीं किया तो आप लिख लो आप। इसमें वर्क बाय ग्रेविटी पूछा है या वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी पूछे? अपवर्ड मोशन हुआ है, डाउनवर्ड मोशन हुआ है? अपवर्ड मोशन पे वर्क बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, तो उसके अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे वो माइनस mgh के अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे वो भी माइनस में होगा या प्लस में जाएगा? क्वेश्चन में वर्क बाय ग्रेविटी नहीं पूछा है, वर्क अगेंस्ट। तो अगर वर्क बाय ग्रेविटी का आंसर माइनस होगा तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी का आंसर प्लस होगा। अगेंस्ट मतलब अपोजिट भाई। आंसर क्या आएगा इसका, प्लस mgh की माइनस mgh? प्लस mgh। सूटकेस को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो ना, तो पोर्टर किधर फोर्स लगाएगा? मुझे कोई चीज उठानी तो मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, और ग्रेविटी किधर फोर्स लगाएगी, और मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? तो ये मोशन और ये फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा कि नेगेटिव वर्क करेगा? वही तो बोल रहे हैं आपसे, प्लस mgh आंसर आएगा, साइन विल बी पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, ये बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सेकंड क्वेश्चन? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे सेकंड क्वेश्चन? बस पढ़ के बताओ, लग रहा कि हो जाएगा? क्या सेकंड लास्ट पेज बच्चा आप यार? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बैठो। क्या कुछ इसी तुम लोग का बच्चा पीछे? फोन उठाओ, गिर जाएगा। ये पावर से रिलेटेड है, तो अभी इसको स्किप कर जाइए, पावर से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? पावर, इसको भी स्किप कर जाओ। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला किस टाइप की फोर्स है, क्या कर रहा है? मतलब मैं सिर्फ ये देखो, जब क्वेश्चन रखा होगा और सामने ये रखा होगा तो तुमको देख करके समझ में आएगा कि यहाँ क्या जाना है मेरे को। क्वेश्चन देखते समझ में आ जाता है। समझ आया आपको कि यहाँ पर क्या लगना है? 1D। तो ये कह रहे हैं आपसे, जब क्वेश्चन लगाओगे तो इस तरीके से। इसके अगला वाला क्वेश्चन देखें, अगर ऐसे हर क्वेश्चन को आप कैटेगराइज कर सकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें क्या प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे जब एग्जाम्पल्स लगाओगे तो एक आइडिया ये लग जाता है कि कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किनकी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है। तो जिनके जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा हो सकता है कि इसके ऊपर पूरी बुक में खाली एक क्वेश्चन हो, तो किसका वेटेज ज्यादा हुआ हमारे लिए? तो जिनका ज्यादा वेटेज है उनको और ज्यादा आप हाईलाइट कर सकते हो कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। जिन पे मान लो पूरे बुक में एक क्वेश्चन है या एक भी नहीं है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा। तो अब आपके रिवीजन नोट्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ जाएंगी। मेहनत वाला काम है यार ये।
अगला हेडिंग लिखो भाई, ग्राफ। ग्राफ के थ्रू वर्क कैसे निकालते हैं तो उसका आंसर लिखिएगा। इट इज द एरिया अंडर, इट इज द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लाइक 0, 10 एंड ये 20, तो इसका वर्क डन ये 30, तो हम क्या कहेंगे वर्क कितना हुआ। तो ये एरिया कैलकुलेट कर लिया आप, जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया, एरिया तो ज्योमेट्री के हिसाब से आएगा, तो ये ट्रायंगल बन रहा, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, तो डायरेक्टली 150 आंसर आ जाएगा। सीधे, ये भी सीधा सा क्वेश्चन आंसर है। एक और एग्जांपल दे देते हैं। इस टाइप का ग्राफ हो मान लो, calculate the work done by the force। वो आपको बताना है, वो ये पॉइंट पूछ रहे हो ना कि ये क्या होगा, ये जानबूझ करके छोड़ा होगा। वो इंटेंशनली छोड़ा हुआ पॉइंट है, क्योंकि वो उस पर लॉजिक लगाना चाहिए। अपने आप सोच के बताया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए। हाँ ये सॉरी, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। ये पॉइंट, ये 10 है, ये पॉइंट 10 है। नहीं वो सब बता रहे, पहले आप ये वैल्यू तो बताओ यार। माइनस कैसे, जल्दी बताओ कैसे। ठीक, और वैसे भी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, तो सिमिलरिटी के हिसाब से ये अगर 8 और 10 मतलब 2 है, और ये 1, तो अगर ये 2:1 का रेशियो बनेगा, तो इस वाली हाइट में और इस वाली हाइट में भी 2:1 का रेशियो आना चाहिए। तो ये अपने आप -3 आ जाएगा फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या है समझ में क्यों छोड़ा हुआ था उसमें, क्योंकि ये एप्टीट्यूड अपने आप लगाना था उसमें। अब आप एरिया बता रहे बच्चे, एक एक करके बता रहे हो। जो एरिया जब निकालोगे तो पहली वाली ये वाले फिगर, इसको हम नंबरिंग कर रहे हैं 1। ये 1 वाला ज्योमेट्रिकली क्या है, लगाओ ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला। फिगर 1 इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है याद करो, मतलब याद करने का मतलब अपने मन में याद करो, हमें ना बताओ, याद करके लिखो उसको। ये तो तुम्हें अप्रोच बता रहे कैसे करनी है। मैं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के डिफरेंट फॉर्मूले से एरिया निकालने। अब अगर यहाँ पर किसी की वीकनेस है तो वो क्या करेगा, जा करके एरिया का फॉर्मूला रिवाइज करेगा। हो सकता है किसी को फॉर्मूला ना पता हो भाई, तो वो क्या करे, जा करके, मतलब ये मेरे ख्याल से 7th ईयर क्लास में बताया जाता होगा या 9th में सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू आता है। हाँ हाफ इंटू कितना हुआ एरिया 1 का, हाफ ये होता है ना सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड 6 है, 2 + 6, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करते हो इसको, 4 से। नाउ द नेक्स्ट फिगर 2,
ये नेक्स्ट फिगर 2 ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, कि ये ट्रेपेजियम नहीं है, इसका भी एरिया ट्रेपेजियम से निकाल सकते हैं। हाफ पैरेलल साइड्स 4 से 10 6 हो गया, और 4 से 8 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू दिस हाइट 6। और ये जो नीचे वाला एरिया है, थर्ड नंबर है, वो ट्रायंगल बन रहा हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ बेस 10 to 11 1 एंड दिस हाइट -3। अब टोटल एरिया ऐड कर लीजिए, मतलब एरिया नीचे जो है माइनस में जाएगा। टोटल एरिया इज द वर्क डन, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करोगे, बाकी कैलकुलेशंस जो भी आंसर है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, ये पॉइंट बता देंगे सर। माइनस कितना आ रहा है? माइनस अच्छा एक मिनट, माइनस 44। सीधा सा रूल ये है, जिस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी उसका एरिया फॉर्मूला लगाइए। ट्रेपेजियम बनना है तो ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला, रेक्टेंगल बनेगा रेक्टेंगल का, स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर का लगाओ। इसके ऊपर पॉजिटिव एरिया हो जाएंगे और इसके नीचे नेगेटिव। सर ये माइनस सर -3 कैसे है सर, ये एक बार फिर बता देंगे सर। अरे ग्राफ में बच्चा, ग्राफ में -3 है ये -3 हाइट ग्राफ में इन दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी से आया था। नो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना सर, वो पॉइंट देख नहीं पाया। बच्चा फिर से सोचो ना, एक बार फिर से सोचो, आप खुद फिर से सोचो इसके बारे में। डिस्कनेक्ट होगा तो ये स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं, हमने नहीं बताया है। और एग्जांपल देखो जल्दी। ये एक फोर्स और एक्स के बीच में एक ग्राफ है विच इज अ सेमी सर्कल। द ग्राफ इज सेमी सर्कल। ये 0, ये 10 और ये वैल्यू 6। कैलकुलेट द वर्क डन। The graph is a semicircle. How much is the work by force? 22/7. ये 3.14. Calculate the work by the graph. Work by the force. This graph is a semicircle. हाँ सेमी सर्कल है तो सेंटर यहाँ होगा इसका। ग्राफ सेमी सर्कल है और मैं अपने पूरे होशो हवास में ये सब जानते हो क्यों गड़बड़ हो रही तुम लोग के साथ? गड़बड़ी क्यों हो रही है? मतलब अब आपके जो कंफ्यूजन है वो ये है कि ये कौन सा सर्किल हुआ जिसमें इधर अलग रेडियस आ रही है, इधर अलग रेडियस आ रही है। वही है 5 पे, ये सेंटर 5 पे, ये मैं कह रहा हूँ ना। कुछ लिया नहीं है, कंप्लीट होश में मैसेज हो। तो 39.2 है कैसे बच्चे? सर हाफ पाई आर स्क्वायर। नहीं, यहाँ जो क्लासरूम में बैठे लोग हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसा सर्किल हुआ जिसका रेडियस एक तरफ से 6 हो रहा है और एक तरफ से 5 हो रहा है। ऐसा सर्कल तो होता नहीं कोई। नहीं दिया सही है, मैं बोल रहा हूँ गलती आपको की, हमारी गलती नहीं। सुनिए, ग्राफ एक बार बताओ, ग्राफ जो होता है वो फिजिक्स का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, या डेटा को रिप्रेजेंट करने का पार्ट है? बता रहे बच्चे की जितने भी ग्राफ बनाते हो क्या उसमें कोई स्केलिंग चूज नहीं करते हो? जो ग्राफ पेपर आप परचेज करते हो तो ग्राफ पेपर के ऊपर तो ऐसे ग्रिड बने होते हैं कई सारे, तो उसमें कभी ग्राफ बनाना हो तो किस तरीके से बनाते हो आप? याद करो छोटी क्लासेस में। सबसे पहले टीचर कहता था कि यहाँ पर एक ओरिजिन बना लेना, फिर वहां पर एक डार्क कलर की लाइन एक्स एक्सिस,
एक डार्क कलर की लाइन वाई एक्सिस, जिस डेटा को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना होता था उसके लिए स्केल मानते थे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी थी फोर्स की, तो हम कहते थे 20 न्यूटन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 100 न्यूटन की फोर्स है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें हम? तो 5 यूनिट जाओगे, ठीक, जाएंगे। वाई एक्सिस पर मान लीजिए मास है, और मान लो वो मास जो है 10 किलोग्राम है, और यहां पर हम स्केल क्या चूज कर रहे हैं कि 2 किलोग्राम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये 10 किलोग्राम कितने यूनिट्स में जाएगा? तो इधर भी 5 यूनिट्स, इधर भी 5 यूनिट्स। कर सकते हैं ना? तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम इधर और इधर स्केलिंग अलग ले गए? क्या चीज? वो सब बता रहे ना। हो सकता है कि मैंने जो स्केल इस एक्सिस के लिए चूज किया हो और जो स्केल इस वाली एक्सिस के लिए चूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मैंने क्या चूज किया है, 2 मीटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 यूनिट्स आएंगी, और यहाँ के लिए हो सकता है मैंने ये चूज किया हो कि 1.2 न्यूटन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो मैं ग्राफ पेपर के ऊपर इधर भी 5 यूनिट जाओगे, इधर भी 5 यूनिट जाओगे, तो बनेगा तो सेमी सर्कल। बट ये वैल्यूज तो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो हर चीज सेंटीमीटर में आती है। तो इसका मतलब क्या दुनिया के सारा डेटा सेंटीमीटर में चलेगा? वो आप एक डेटा को स्केल बना करके रिप्रेजेंट कर लेते हो, और स्केल हम इधर वाली एक्सिस पर अलग चूज कर सकते हैं, इधर वाली एक्सिस पर अलग चूज कर सकते हैं। क्या है? हाँ, तो हो सकता है कि हमने इधर अलग स्केल चूज किया, इधर अलग स्केल चूज किया। ऑन द ग्राफ पेपर जितनी यूनिट्स यहाँ पर है उतनी ही यूनिट्स यहाँ पर भी है, तो द ग्राफ विल लुक लाइक अ सेमी सर्कल। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन खत्म। अब आते हैं कि इसका वर्क। तो वर्क निकालने के लिए एरिया चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं होता। वर्क निकालने के लिए एरिया, सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब डाउट ये है कि रेडियस कौन सा रखेंगे इसमें। नहीं, तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ तो पढ़ नहीं रहे हो यहाँ पर। वर्क की डायमेंशन भी तो सही होनी चाहिए। अगर आप रेडियस मीटर्स में रख दोगे तो क्या मीटर स्क्वायर से वर्क का डायमेंशन आ जाएगा? और अगर न्यूटन पुट कर दे तो न्यूटन स्क्वायर से भी नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, आर इंटू आर के फॉर्म में रखेंगे, और एक आर हम फोर्स वाले डायरेक्शन का लिखेंगे, और एक आर हम मीटर वाले डायमेंशन करेंगे। तो ये मेरा आंसर बनेगा 5/2 इंटू मीटर वाली डायमेंशन में रेडियस 5 है, और फोर्स वाले डायमेंशन में रेडियस 6 है। ये 15 पाई जूल्स इसका आंसर बन जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है भाई सर इसमें। और देखो एक ही सोल्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग। रटने से आप रट लो जितना मर्जी रट लो, अब वो जो भी है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जब भी कोई कहे कि सेमी सर्कुलर ग्राफ है और एरिया निकालना हो आपको, तो एक रेडियस इस वाले एक्सिस का और एक रेडियस इधर वाले एक्सिस का। एक और एग्जांपल दे दो दोस्तों। मान लो VT graph, suppose that VT graph is like this 0, 8, 2। काइनेमेटिक्स याद करो, VT ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी के बराबर आता है? कितना होगा यहाँ पर? मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, मान लो हाफ पाई, रेडियस दो रखेंगे इसमें अलग अलग। एक रेडियस है टाइम वाले एक्सिस का, और एक रेडियस पुट करो आप वेलोसिटी वाली एक्सिस का। अब बताओ क्या आंसर आ जाएगा? टाइम वाली एक्सिस पर क्या रेडियस है और वेलोसिटी वाली एक्सिस पर क्या रेडियस है? तो टाइम वाले एक्सिस पर रेडियस की वैल्यू 4 हो जाएगी, और वेलोसिटी वाले एक्सिस पर रेडियस की वैल्यू 2। तो एक 4 एक 2, यहाँ 2 और यहाँ पाई। लिख लो इसको भी, नेक्स्ट टाइम देने का। मतलब ये एक नया कंसेप्ट लर्न किया तो एक और एग्जांपल ऐड कर दिया इसमें।
क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि तुम लोग जो क्वेश्चन में ग्राफ देखते हो वो ज्यादातर रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम, इसके अलावा दिखा ही नहीं होगा। इंटरेस्ट मानो फर्स्ट टाइम अगर ये पेपर में आता तो सब लोग छोड़ के ही आते इसको, या तो छोड़ देते या फिर वो गलती से क्या कर लेते, आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर 5 स्क्वायर कर लेते या कोई 6 का स्क्वायर करके आ गया होता। और उसमें गलती क्या है, डायमेंशनल इनकरेक्ट। हो गया समझ में आया आपकी? और आगे बढ़ो। एक्सक्यूज मी सर, जी एक चीज पूछिए। ये हटा दे, पहले बोलो बाद में पूछ। यस सर। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आता है उसका स्लोप क्या देता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर स्प्रिंग के लिए है तो। चलो बच्चे अगला टॉपिक लिखो। पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल वर्ड का अपना अलग मीनिंग निकाले आउट ऑफ फिजिक्स, मतलब जनरलाइज फॉर्म में। द मीनिंग इटसेल्फ पोटेंशियल वर्ड का जो फिजिक्स से बाहर जाइए। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब एक, आप डिक्शनरी में क्या लिखा है देखो आप, कैपेबिलिटी, मतलब कुछ करने की क्षमता कह लीजिए, एबिलिटी कह लीजिए। ठीक है, अब एक आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उस हिसाब से बताना है। क्या ग्रेविटी के अंदर एक पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ें तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ सकती है? मतलब कैन स्टेशनरी पार्टिकल, कैन a stationary particle start moving under the force of, under the force of, first option gravity, second option spring, थर्ड ऑप्शन फ्रिक्शन। बताइए। नहीं, मैं कैन बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लेके आइए। मैं सिर्फ ये बोला कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रेविटी में ये पॉसिबल है कि एक बॉडी रेस्ट पे है वो चले, क्या करना चाहिए उसके लिए? छोड़ दें। हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दीजिए तो वो चलेगी नहीं चलेगी? तो इसका मतलब ग्रेविटी में पॉसिबल है ये चीज। स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग से स्प्रिंग को एलोंगेट करके छोड़ दें, मोशन होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन, कितनी भी रफ सरफेस हो उसके ऊपर अगर एक ब्लॉक रखा है तो क्या अपने आप चलेगा वो? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ है, ये चेयर रखी है, ये टेबल रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है, ये अपने आप चलने लगेंगे? सो फ्रिक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी कि इन दो फोर्सेस में इस बात की एबिलिटी है कि ये एक रुके हुए पार्टिकल को मूव करवा सकते हैं। फ्रिक्शन में ये एबिलिटी नहीं है। और इसी से रिलेटेड टॉपिक आपका कौन सा चल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आप एक हेडिंग बस ये लिखो, देयर आर सम फोर्सेस, देयर आर सम फोर्सेस who have the potential of
there are some forces who have the potential of creating velocity in a stationary object. कौन कौन से एग्जाम्पल के फॉर्म में? ग्रेविटी और स्प्रिंग। तो इनको हम कहते हैं दे आर पोटेंशियल फोर्सेस। नोन एज ए पोटेंशियल फोर्सेस। इनका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है, पोटेंशियल फोर्सेस का एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है, सिनोनिम जिसको कह सकते हो, वो है कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ग्रेविटी इज अ नॉन पोटेंशियल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सॉरी, ग्रेविटी नहीं, फ्रिक्शन इज नॉन पोटेंशियल, नॉन कंजर्वेटिव। क्या नॉर्मल फोर्स में ये एबिलिटी है? नॉर्मल फोर्स में इस चीज की एबिलिटी है कि एक रुकी हुई चीज चलेगी उसकी वजह से। आपने अपनी अपनी कॉपी रखी हुई है टेबल के ऊपर, कॉपी टेबल पर रखी हुई है, तो टेबल से कॉपी पर नॉर्मल लग रहा है। अब आप थोड़ी देर के लिए हट जाओ यहाँ से, लौट के आओगे तो क्या वो नॉर्मल इस कॉपी को ऊपर पहुंचा चुका होगा? ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये उस फोर्स की वजह से हुआ, लेफ्ट वो ब्लॉक नॉर्मल की वजह से गया है, लेफ्ट ऊपर गई इसलिए गया है वो, और लेफ्ट मोटर से जुड़ी होती है। अजीब सी बातें कर रहे हो तुम। हम कह रहे हैं कि रुकी हुई चीज, आप कोई बॉडी में जीरो वेलोसिटी थी, उसके अंदर कोई वेलोसिटी आ जाए, तो ये ग्रेविटी में पॉसिबल हो सकता है अगर हम ड्रॉप करके छोड़ दें उसको। स्प्रिंग में पॉसिबल हो सकता है, फ्रिक्शन में पॉसिबल नहीं, नॉर्मल में भी पॉसिबल नहीं। कैसे ये पॉसिबल है बताओ जरा? वो ग्लास कितनी देर से उसके ऊपर रखा हुआ है, नहीं लग रहा उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स? चल रहा है क्या वो? 1.5 घंटे से वहीं रखा हुआ है। तो नॉर्मल में ये मतलब एबिलिटी नहीं है कि वो एक रुकी हुई बॉडी को चला दे। फ्रिक्शन में ये सब नहीं हो सकता। ये सिर्फ किन में पॉसिबल है? ग्रेविटी में और स्प्रिंग में। इनको आप कौन सा फोर्स का नाम दे दो? कंजर्वेटिव या पोटेंशियल फोर्सेस। अब इनके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड ओनली फॉर द फोर्सेस हु आर पोटेंशियल। फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जिसमें पोटेंशियल नहीं उसमें एनर्जी भी नहीं। तो अगला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर potential energy is defined only for conservative forces या फिर potential forces is defined only for conservative forces या फिर potential forces। एक ही मतलब है, नाम एक ही है वो। अब इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे, कैन वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्रिक्शन? नो। कैन वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉर्मल? जो फोर्स ये काम नहीं कर सकते उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जो फोर्स ये काम कर सकते हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट में क्या ये क्षमता होती है कि वो एक स्टेशनरी आयरन पार्टिकल को मूव कर ले? यस सर। आप ले जाओ एक आयरन के पास मैग्नेट, तो खींच लाएगा उसको। वायर्स जिनमें करंट होती है, हाई टेंशन वायर्स, यस कभी आपने सुना हो कि उनके आसपास जाइए? पहले तो मना कर देते हैं कि उनके आसपास जाना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा एक्सीडेंट सुना है आपने कि एक बहुत हाई टेंशन वायर के पास कोई बंदा गया और चिपक गया जाकर के उसमें? सुना है कहीं पर? मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं अपनी चेयर के ऊपर, हमारे ऊपर से एक तार जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है 250 एम्पीयर का। वो तार हमको अपने आप क्या कर लेगा? तो आप क्या बोलोगे, उस करंट में एबिलिटी है इस बात की कि नहीं है? तो वहां पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। दो चार्जेस के बीच में ये एबिलिटी है क्या? एक चार्ज, मान लीजिए एक प्रोटॉन अपने घर में आराम कर रहा था, बगल में हीलियम आया पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि इस स्टेशनरी प्रोटॉन को मूव कर दे?
कौन सी फोर्स की वजह से? कौन सा फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से प्रोटॉन चल देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं, चलेगा ये। तो क्या कोलम्बिक फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? ग्रेविटेशन में क्या एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को मूव कर सकता है? कौन वगैरह भैया, प्लेनेट टू प्लेनेट फोर्स नहीं लगती? आप तो पूरी एस्ट्रोफिजिक्स बदल दोगे। तो क्या ग्रेविटेशन की फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी होगी? समझ आया सब चीजें? तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। अब आता है कैसे डिफाइन करोगे। नो, ये तो वह किनके लिए डिफाइन करोगे, अब किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो भी देखो। क्लियर हुआ? मतलब पोटेंशियल एनर्जी हर एक फोर्स के लिए नहीं आ सकती, कुछ ही फोर्सेस हैं जिनमें आएगी। कैसे मालूम करेंगे कि वो फोर्स कौन सी है? तो वो सभी फोर्सेस जो एक रुकी हुई बॉडी में क्या करते हैं, वेलोसिटी। कुछ कॉमन नाम उनमें से कौन कौन से हैं? ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, मैग्नेट्स। तो जितना हम लोग जानते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में ये सब है। नाउ हाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, वो देखो। तो डेफिनेशन ये है दैट माइनस टाइम्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क बाय, माइनस टाइम्स वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, minus of work by any conservative force is defined as change in potential energy, जो नॉर्मली यू से डिनोट करते हैं सिंबल उसका। ये डेफिनेशन, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, मतलब इसका कोई इफ एंड बट नहीं होता कि ऐसा क्यों। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लॉ है कि डेफिनेशन है? मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, तो इसमें कोई इफ बट तो आएगा नहीं कि एम अपॉन वी क्यों नहीं हो सकता? भाई नहीं हो सकता, जब डिफाइन किया था तब एम इंटू वी किया था और डेफिनेशन चल रही है अब तक। समझे बात आपको? उजाले को दिन बोलेंगे, अंधेरे को रात बोलेंगे, ये क्या है? लॉ है कोई? अगर आज से 500,000 साल पहले किसी ने अंधेरे को दिन कहा होता और उजाले को रात कहा होता, तो आज वही चल रहा होता। समझ गए बात आपको? ये जस्ट डेफिनेशन है, बट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आगे क्या लिखोगे? नॉनसेंस, नॉनसेंस, डिफाइन ही नहीं है, कैसे लिखोगे? उसका मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, इसमें कोई सेंस है? बेटा घड़ी मत देखो, बता रहा हूं सारी मत। तुम लोग को लगता है मैं पागल टाइप का लिखता जरूर हूँ, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जितने लोग देख रहे हो ना कि 5-50 हो गए, छोड़ेंगे तब 15 मिनट तक नहीं छोड़ेंगे, बताओ क्या कर लोगे? बैठना बैठो, नहीं बैठना ना बैठो। तो डेफिनेशन, अभी हम लोगों ने वर्क वाला चार्ट बनाया था, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? लिस्ट देख के बताओ। वर्क बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला, अगर बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो मान लो एच हाइट, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। हाउ मच इज वर्क बाय ग्रेविटी? माइनस mgh। उस वर्क का भी माइनस करो, माइनस ऑफ वर्क। डिफाइंड कैसे है? चेंज, सो हम कहेंगे दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ये इसका आंसर बन जाएगा, एमजीएच आ जाएगा आंसर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर एमजीएच।
तुम लोग अपनी हरकतों से हम लोग को मजबूर करते हो कि हम बच्चे बाइफरकेट कर लें और रिशफलिंग कर दें। हम लोग चाहते हैं सबको पढ़ाना। तुम लोग के एक्शंस हम लोग को ये कर देते हैं कि बैच अलग कर दो, जो सीरियस है उनको अलग कर दो, नॉन सीरियस को अलग कर दो। हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर mgh। अब आगे सुनिए, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उनमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, mgh। अब नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को डिफाइन कर रहे हैं? चेंज। पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी डिफाइन नहीं है, जो डिफाइंड है वो सिर्फ क्या डिफाइंड है, चेंज वैल्यू। मतलब अगर मैं पूछूं कि इसमें यूएफ कितना है और यूआई कितना है, तो हम कहेंगे इसका कोई आंसर नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, हम ये भी नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है। जो चीज हम लोग बता सकते हैं वो ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो mgh होगा। nobody can tell the value of ui and nobody can tell the value of, because ये डिफाइन ही नहीं है, ये नोट कर लें। पोटेंशियल एनर्जी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन अनडिफाइंड, potential energy at a specific location is undefined। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लोर से करीब 10 मीटर ऊपर और कोई 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट और मैं कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट, हम कहेंगे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नॉनसेंस वाला है, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पूछूं कि 10 मीटर की हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी है इनमें डिफरेंस कितना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट और माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट फ्लोर, अब हम कहेंगे कि ये हम बता सकते हैं कितना होगा, कितना mgh, ये mgh होगा। मास 2, g is 10 और h is, आंसर कितना आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि फ्लोर के पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी 200 ज्यादा होगी, डिफरेंस बता सकते हो। यहाँ कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस बता देते हैं, एजम्पशंस। हम लोग अपने हिसाब से मान लेते हैं कि फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, दैट इज आवर एजम्पशन पार्ट, और उसको हम बोलते हैं सेटिंग द रेफरेंस वैल्यू। कि अब अगला नोट करिए, to tell the potential energy at a particular height, to tell the potential energy at a particular height, to tell the potential energy at a particular height, we need to set a reference, we need to set a reference of zero potential energy, we need to set a reference of zero potential energy। तो कहाँ सेट कर दें उसको, जनरली ग्राउंड पर, इसका कोई लॉ नहीं है, आप चाहो आसमान में करना वहां करना। नॉर्मली वी डू इट एट द फ्लोर, नॉर्मली वी डू इट एट द फ्लोर, बट ये भी कोई लॉ नहीं है। ये हमारा सदियों पुराना चला आ रहा है कि जमीन पे 0 होगा तो मान लो 0। अब बताओ क्या आंसर होगा, अगर हम फ्लोर को 0 मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 200। बट कोई लॉ नहीं है कि हमको फ्लोर पे ही 0 मानना है। किसी का मन करता है कि ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर यहाँ रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां रेफरेंस मानना मानिए, आपको गड्ढे में मानना गड्ढे मान लो, छत पे मानना छत पे मान लो,
हमने 2 मीटर ऊपर रेफरेंस मान लिया। अब यहां से आप कितना ऊपर हो, तो हम यहाँ 10 की जगह 8 करेंगे। मतलब जहां भी आपने रेफरेंस सेट किया है उससे आपका पार्टिकल कितनी हाइट पर है वो हाइट मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अगर उससे नीचे चले गए तो माइनस। मतलब ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को लिखने में क्या होगा, 0 पोटेंशियल एनर्जी आप अपने हिसाब से चूज करो, जहां भी चूज करना है, ग्राउंड पे चूज करना है, फर्स्ट फ्लोर पे मानना है, सेकंड फ्लोर पे मानना है, बेसमेंट पे मानना है, जहां मानना है मान लीजिए। जहां भी 0 माना होगा, अगर उससे h हाइट ऊपर गए तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, और अगर उससे h हाइट नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। एक मिनट, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन में 9th एंड 10th जल्दी देखिए। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स में 9th 10th शॉर्ट आंसर्स में एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 से पहले, ऑब्जेक्टिव 1 से पहले क्वेश्चन 9 देखो जल्दी से। कह रहा है कि अलमीरा के अंदर, अलमीरा में कोई बुक रखी हुई है और एक स्टूडेंट कह रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 है, दूसरा कह रहा है 30 है। सही कौन है? हो सकता है उन्होंने अपने रेफरेंस अलग अलग सेट किए, उनके रेफरेंस अलग हो सकते हैं, तो इस वजह से आंसर उनके अलग आ रहे हैं। तो हम किसी को गलत सही नहीं बोल सकते, समझ आया आपको? आपके लिए किसी की पोटेंशियल एनर्जी 20 है, मेरे लिए 30 है। आपने रेफरेंस फ्लोर पे माना है, मैंने रेफरेंस बेसमेंट माना था, तो हम बेसमेंट से हाइट देखेंगे, आप फ्लोर से हाइट देखोगे। समझ आई चीज? और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला वाला क्वेश्चन, हाँ वो भी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। वहां पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है? इंक्रीज मतलब चेंज, और चेंज इज डेफिनेशन। डेफिनेशन दो लोगों के लिए अलग नहीं हो सकती। डेफिनेशन कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट पर्सन, तो उनमें से कोई एक गलत है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में होगा।